अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मैं इसकी स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इन तमाम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके दिखाना है। अब मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि फैक्टराइज करने का मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाना। अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाएंगे, इसी को हम फैक्टराइज करना कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जितनी भी हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन है, ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस गिवन है। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस ऐसी एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जिन एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर आपको 2 मेंशन नजर आती है। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर 2 मेंशन हो, उन्हीं एक्सप्रेशंस को हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। और आप इन तमाम एक्सप्रेशंस में जिसको भी वेरिएबल कंसीडर करेंगे तो देखेंगे कि उस एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर 2 ही मेंशन होगी, इसलिए ये तमाम के तमाम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कहलाई जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए पार्ट से। तो ए पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 4b स्क्वायर। अब हमने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दिखाना है। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए जो मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है मिड टर्म ब्रेक मेथड। इस मेथड को हम स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये नाम डिफरेंट ज़रूर हैं लेकिन इन मेथड का मीनिंग एक ही है, इन मेथड का प्रोसेस एक ही है। तो मिड टर्म ब्रेक मेथड करने के लिए आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई तो आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना है, उसके बाद हम बाकी स्टेप्स जो है यहाँ पर करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपकी एक्सप्रेशन में आपने जिसको वेरिएबल कंसीडर किया हुआ है या जो आपकी एक्सप्रेशन में वेरिएबल मौजूद है उसके ऊपर जो पार्ट 2 होनी चाहिए वो सबसे पहले लिखी होनी चाहिए। यानी आपकी एक्सप्रेशन में जो सबसे पहली टर्म होनी चाहिए उसमें जो वेरिएबल हो उस पर सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए, उसके बाद उससे छोटी पावर और बिल्कुल एंड पे कांस्टेंट लिखा होना चाहिए। ऐसी फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं। तो अब आप देखें इस एक्सप्रेशन में हम पहले ये देखें कि हम वेरिएबल किसको कंसीडर करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, बी भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ए पे भी पावर 2 है, बी पे भी पावर 2 है। तो पहले आपने डिसाइड करना है कि आपने किस वेरिएबल को यहाँ पर कंसीडर करना है, अपनी इस एक्सप्रेशन को किस वेरिएबल के लिहाज से क्वाड्रेटिक मानना है। अगर आप ए के लिहाज से क्वाड्रेटिक मानना चाहते हैं यानी ए को वेरिएबल के तौर पे कंसीडर करना चाहते हैं तो ए स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी होनी चाहिए। और अगर आप बी को वेरिएबल मानना चाहते हैं तो बी स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आसानी की बात यही है कि आप देखें इस एक्सप्रेशन में पहले ही ए स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को ए के मुताबिक क्वाड्रेटिक मानना चाहते हैं तो ए स्क्वायर वाली टर्म पहले होनी चाहिए थी, तो वो यहाँ पर पहले से लिखी हुई है, हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब अगली टर्म क्या होनी चाहिए, अगली टर्म में जिस तरह यहाँ पर ए स्क्वायर है तो स्क्वायर से कम पावर मौजूद होनी चाहिए। स्क्वायर का मतलब 2 होता है तो 2 से कम पावर क्या होगी 1। तो आप देखिए इस अगली टर्म में 3ab में इस ए के ऊपर पावर क्या है 1। और बिल्कुल लास्ट में आपके पास ऐसी टर्म होनी चाहिए जिसमें ए मौजूद ही ना हो, जो एक तरह की कांस्टेंट टर्म कंसीडर की जाए। तो आप देखिए लास्ट वाली टर्म में 4b स्क्वायर लिखा हुआ है, ए मौजूद ही नहीं है तो ये एक तरह की कांस्टेंट टर्म कंसीडर की जाएगी। तो यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही हो गई कि ए की बड़ी पावर पहले है, उससे छोटी पावर बाद में है और एंड पे कोई भी ए मौजूद ही नहीं है यानी कांस्टेंट टर्म मौजूद है, तो इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ पर आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जब हमने ए को वेरिएबल के तौर पे कंसीडर किया है तो बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पर या तो कोफिशिएंट कहलाएंगी या तो कांस्टेंट कहलाएंगी। जैसे आप देखें यहाँ पर अगर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आपका एक तरह का वेरिएबल कंसीडर हो गया, तो ये 3ab में ए तो वेरिएबल है, 3 और b इसका कोफिशिएंट बन जाएंगे। और इधर एंड वाले में 4b स्क्वायर के अंदर आप नोटिस कर लें कि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट कंसीडर होगा क्योंकि इसमें तो वेरिएबल ए आ ही नहीं रहा। तो जिसको आप वेरिएबल मानेंगे उसके अलावा बाकी चीज़ जो है या तो कोफिशिएंट होगी या वो कांस्टेंट कहलाएंगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से मौजूद है, तो सेकंड काम ये होना चाहिए कि हम देखें कि क्या इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन तो मौजूद नहीं है। कॉमन साइंस के लिहाज से भी लिया जा सकता है
वेरिएबल्स या आप लेटर्स कह लें उनके लिहाज से भी लिया जा सकता है और नंबर्स के लिहाज से भी लिया जा सकता है। अगर आप नोटिस करें इस ए पार्ट में 3 टर्म्स लिखी हुई हैं और इन तीनों टर्म में कोई भी सेम वेरिएबल या लेटर मौजूद नहीं है जो कि तीनों में हो। इसके अलावा इन तीनों टर्म्स में जो आपको ये कॉफिशेंट्स के तौर पे नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, जैसे 4 है, यहाँ पे 3 है, ए स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप अपनी आसानी के लिए खुद से 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 है, तो ये 1, 3 और 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा कोई और नंबर मौजूद नहीं है। इसका मतलब नंबर्स में भी कुछ कॉमन नहीं है और इसके अलावा इन वेरिएबल्स या लेटर्स में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो जब आपके दोनों स्टेप आपके क्लियर हो जाएंगे, आप इनको इंश्योर कर लेंगे कि चीज़ें ऐसे ही हैं, तब आपने थर्ड स्टेप पे जाना है। अब थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है और वो स्टेप ये है कि आपकी जो सबसे पहली टर्म लिखी होगी उसमें जो आपके वेरिएबल का कॉफिशिएंट है, हमारी पहली टर्म है 1a स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर वेरिएबल के तौर पे कंसीडर किया गया है, तो इसका जो कॉफिशिएंट है वो क्या है 1। आपने उसको हमेशा मल्टीप्लाई करवाना है बिल्कुल लास्ट में लिखी हुई टर्म के साथ। तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, -4b स्क्वायर, तो यानी आप 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -4b स्क्वायर के साथ और इसका आंसर को यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 एक पॉजिटिव नंबर है, 4b स्क्वायर एक नेगेटिव टर्म है, तो प्लस माइनस क्या होगा, वो हो जाएगा माइनस, और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 4 और b स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा, यानी आपके पास आ गया 4b स्क्वायर। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप आपने क्या करना है, आपने दो ऐसे नंबर्स कह लें या दो ऐसी टर्म्स ढूंढनी है जिनको जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ये थर्ड स्टेप वाली ही टर्म यानी -4b स्क्वायर मिलनी होनी चाहिए। और अगर आप उन्हीं दो टर्म्स को ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिलनी चाहिए। तो आपकी मिड टर्म क्या है, वो है +3ab, तो आपको +3ab मिलनी चाहिए। अब इसमें से आप वेरिएबल को जस्ट डिलीट कर दें। वेरिएबल आपने किसको माना हुआ था, a को, तो आप वेरिएबल a को डिलीट कर दें, सिर्फ क्या बच जाएगा 3 और b, तो आप कहें आपको 3b मिलनी चाहिए। तो आपने दो ऐसी टर्म्स निकालनी है या आप दो ऐसे नंबर्स कह सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वही टर्म मिले जो थर्ड स्टेप में आपने फाइंड आउट किया है, और उन्हीं दो नंबर्स को या उन्हीं दो टर्म्स को ऐड करके आपको मिड टर्म मिलनी चाहिए। तो मिड टर्म जब भी लिखेंगे तो जिसको आपने वेरिएबल कंसीडर किया होगा उसको आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ को लिखेंगे। ए को वेरिएबल कंसीडर किया हुआ है तो 3 और बी फिर यहाँ पर आपके पास आएंगे, ए नहीं आएगा, ये चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। तो अब हम कैसे वो टर्म्स निकालें, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि जो -4b स्क्वायर लिखा हुआ है इसमें 4 आ रहा है, तो आप ऐसा नंबर पहले ढूंढे जिसको मल्टीप्लाई करके 4 आता हो। तो वो आप जानते हैं 2 टाइम्स भी 4 होता है, लेकिन 2 और 2 लिखना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि 2 + 2 करेंगे तो 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा। तो अगर मैं चूज़ कर लूँ 4 1 टाइम्स 4, तो ये आप देखें हमारा 4 वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि 4 और 1 मल्टीप्लाई होकर 4 देते हैं। अब सिर्फ प्रॉब्लम ये रह गया कि b स्क्वायर कैसे आएगा। तो आप जानते हैं कि अगर मैं 4 के साथ भी b लिख दूँ, 1 के साथ भी b लिख दूँ, तो 4b मल्टीप्लाई बाय 1b कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर, ये दोनों b मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर बन जाएंगे। तो अब जस्ट साइन का इशू रह गया कि -4b स्क्वायर चाहिए, 4b मल्टीप्लाई बाय 1b तो +4b स्क्वायर होता है। तो नेगेटिव साइन को मैनेज करने के लिए ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपने अपने मिड टर्म के पीछे देखना कौन सा साइन है। अगर मिड टर्म के पीछे प्लस का साइन है तो इन दोनों टर्म में से जो बड़ी टर्म होगी उसके पीछे भी आपने प्लस का साइन लगा देना है। तो 4b और 1b में से 4b बड़ा है, इसके पीछे पहले ही प्लस का साइन है, तो अगर आप यहाँ पे दोबारा से लगा दें जैसे समझाने के लिए, तो अब आप देखें मल्टीप्लाई करके कोई फर्क पड़ेगा, तो अभी भी इनमें मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4b मल्टीप्लाई बाय 1b अभी भी +4b स्क्वायर होगा, -4b स्क्वायर नहीं होगा। तो जब आपका इस साइन को मेंशन कर लेने के बाद या चेंज कर लेने के बाद भी कोई फर्क ना पड़ रहा हो, तो जो दूसरी आपके पास टर्म होगी आपने उसका साइन चेंज कर देना है। जैसे ये 1b पॉजिटिव है, इसका साइन हमने चेंज नहीं किया था, तो इसको पॉजिटिव से आप क्या कर दें, नेगेटिव कर दें। नेगेटिव होती तो इसको हम पॉजिटिव बना देते। तो अब आप दोबारा देखें कि +4b को जब -1b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, 4b मल्टीप्लाई बाय 1b 4b स्क्वायर ही होता है, यानी -4b स्क्वायर ही आएगा। और अगर आप +4b में ऐड कर दें -1b, यही ऊपर वाली टर्म्स, तो आपको 3b भी मिल जाएगा। आप ये सॉल्व भी करके देख सकते हैं, 4b ये प्लस माइनस माइनस 1b और 4b माइनस 1b कितना होता है 3b। इसका मतलब आपको दो टर्म्स ऐसी मिल गई, एक 4b और एक -1b, जिनको मल्टीप्लाई करके -4b स्क्वायर भी आता है और जिनको ऐड करने के बाद 3b भी आता है। तो अब आपने बस यहाँ पर इनको लिखना है। पहली टर्म वैसी आएगी, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर, इसके साथ 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। बाकी तमाम स्टेप्स आपने यहाँ से लिखने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4b, तो आप लिखेंगे +4b है तो आप लिखेंगे +4, और देखें जो वेरिएबल आपने मिस किया था वो लाजमी लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ab,
तो बी तो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, ए मिसिंग है, तो ए आप जरूर लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 4ab। इन शॉर्ट ये याद रखें कि जो चीज़ यहाँ पे मिड टर्म के साथ वेरिएबल या लेटर के तौर पे लिखी होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेंगी। दूसरी टर्म है -1b, तो आप लिखेंगे -1, बी तो आ ही रहा है, ए भी लिखना पड़ेगा, तो -1ab, और लास्ट वाली टर्म वैसे की वैसी यानी -4b² वैसे की वैसे। अब आपने इनको पेयर वाइज कॉमन निकालना है, इनमें इन दो पेयर में से कॉमन निकालना है, इन दो पेयर में से भी कॉमन निकालना है। यहाँ पे a² है, यहाँ पे a के ऊपर पार 1 है, तो जब भी सेम वेरिएबल्स मौजूद हों टर्म्स में, और तो उनमें उन वेरिएबल में जो छोटी पार होती है जिस वेरिएबल के ऊपर, उसी को कॉमन के तौर पे लिखते हैं। यहाँ पे a² है, यहाँ पे a की पार 1 है, तो आप a की पार 1 को कॉमन के तौर पे लिखेंगे, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ब्रैकेट्स डालेंगे। a² का मतलब आप इस तरह समझ लें कि 2 दफ़ा a था, एक a बाहर है, तो अंदर एक ही a बचेगा, यानी a⁻1 ही बचेगा। आगे प्लस का साइन, 4 बाहर कॉमन नहीं आया हुआ तो इसको लिखना पड़ेगा। a⁻1 सेम टू सेम जो चीज़ बाहर कॉमन होती है उसको नहीं लिखते, तो a⁻1 को नहीं लिखेंगे, b बाहर कॉमन नहीं है, इसको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा b, तो ये आपकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। आगे माइनस का साइन, इन दोनों टर्म्स में से आप देखें यहाँ पे b लिखा हुआ है, इधर b² है, तो इनमें b कॉमन आएगा, क्योंकि b² है, ये b के ऊपर पार 1 है, तो छोटी पार वाला आपके पास वेरिएबल या लेटर कॉमन आता है, तो b⁻1 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट्स लिखेंगे, जब भी बाहर माइनस का साइन होता है या आप कॉमन इस तरह निकाल कर ब्रैकेट्स लगा रहे होते हैं तो अंदर साइन लाजमी चेंज होंगे, तो ये पूरी नेगेटिव टर्म पॉजिटिव में लिखी जाएगी। तो b तो बाहर आ चुका है, सिर्फ 1a बचेगा, तो 1 आप लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, तो a ही जस्ट लिख लें वो भी काफ़ी है। आगे ये नेगेटिव साइन, इस माइनस साइन की जैसे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, और 4b² में से 4 तो बाहर कॉमन नहीं आया, 4 वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको, और b² का मतलब इस तरह लें कि 2 दफ़ा b लिखा हुआ है, एक b बाहर मौजूद है, तो एक अंदर अभी भी बचेगा, तो एक b आ जाएगा, और ब्रैकेट को क्या कर दें क्लोज। आपकी इन दोनों ब्रैकेट्स में एक जैसी एक्सप्रेशन होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमने इनको ठीक तरीके से किया है। तो अब जो एक्सप्रेशन सेम आ रही है इसको एक दफ़ा लिख लें, a+4b 2 दफ़ा आ रहा है, इसको आप एक दफ़ा लिख लें, और इसके अलावा जो चीज़ बच जाती है, जैसे यहाँ पे a बचता है और ये -b बचता है, इसको भी ब्रैकेट्स में कंबाइन करके ज्वाइन करके एक दफ़ा लिख लें, यानी a-b इस तरह। आप इसी चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप a-b पहले लिख लें और a+4b बाद में लिख लें, ये आंसर भी बिल्कुल ठीक होगा। तो देखें आपने अपनी एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया, इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। और ये जो आपने a+4b को एक दफ़ा लिखा है, ये भी एक तरह का कॉमन ही निकाला है कि इधर भी a+4b था, इधर भी a+4b था, इसको बाहर एक दफ़ा लिख लिया, और उसके अलावा जो चीज़ बची a और -b इसको ज्वाइन करके अलग से लिख लिया। तो ये हो गया हमारा a पार्ट। तो मैंने आपको डिटेल से समझाया ताकि आपके लिए बाकी पार्ट्स भी करना आसान हो। तो ये a पार्ट हो गया, आप चलते हैं इसके बाकी पार्ट्स की तरफ। तो अब हम यहाँ पर पार्ट नंबर बी स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है c² -4cd -21d², ये हमें एक एक्सप्रेशन जो है गिवन है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए भी हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है वो वाला वेरिएबल पहले लिखा होना चाहिए जिसपे सबसे बड़ी पार है, उसके बाद उससे छोटी पार वाली वेरिएबल को मेंशन होना चाहिए, और बिल्कुल एंड पे एक कांस्टेंट मेंशन होना चाहिए जिसमें वो वेरिएबल ना आ रहा हो। तो अब यहाँ पर भी देखें, आपको दो यहाँ पे अलग लेटर्स नज़र आ रहे हैं, सी भी नज़र आ रहा है, डी भी नज़र आ रहा है, सी पे भी स्क्वायर है, डी पे भी स्क्वायर है। तो आपने पहले चूज करना है कि आप किस वेरिएबल के लिहाज से इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक मानेंगे। अगर आप c को एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे तो c² वाली टर्म पहले लिखी होनी चाहिए, और अगर आप d को एज अ वेरिएबल यहाँ पे कंसीडर करना चाहते हैं तो d² वाली टर्म पहले लिखी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पहले से ही c² वाली टर्म लिखी हुई है, तो हमारे लिए आसानी यही है कि हम c को ही वेरिएबल यहाँ पे कंसिडर कर लें। तो जिसको आप वेरिएबल कंसिडर करेंगे उसके ऊपर जो पार्ट 2 है, यानी c², जिस तरह c को कंसिडर कर रहे हैं तो c² है, उसी वाली टर्म को पहले लिखा होना चाहिए, उसी वेरिएबल को सबसे पहले मौजूद होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक। तो आप अगर आप c को वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं तो देखें c² सबसे पहले लिखी हुई है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इससे छोटी पार वाला आपके पास जो है c के ऊपर, जैसे आप स्क्वायर है तो c के ऊपर पार 1 वाला वेरिएबल होना चाहिए। तो आप देखें जो सेकंड टर्म लिखी हुई है जिसमें 4cd है, इधर c के ऊपर पार 1 मौजूद है, और आखिरी में एक ऐसी टर्म लिखी होनी चाहिए जिसमें ये वेरिएबल आ ही ना रहा हो। तो देखिए आखिरी में एक ऐसी टर्म लिखी हुई है जिसमें ये वेरिएबल आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है c के लिहाज से, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा गया है c के लिहाज से, क्योंकि c पे जो बड़ी पार है वो पहले मौजूद है, उसके बाद छोटी पार, और एंड पे ऐसी टर्म जिसमें वो c आ ही ना रहा हो, तो वो यहाँ पे लिखी हुई है 21d²। तो अगर आप d के लिहाज से इसको क्वाड्रेटिक मानना चाहते तो फिर d² वाली टर्म पहले लिखी होनी चाहिए थी, यानी ये वाली टर्म पहले लिखी होनी चाहिए थी जिसमें d² आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो ये c के लिहाज से क्वाड्रेटिक अगर मानते हैं तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, और अगर आपने c को वेरिएबल मानना है तो बाकी चीज़ें फिर कांस्टेंट के तौर पे या कोफिशिएंट के तौर पर ट्रीट होंगी। जैसे यहाँ पे देखिए c को अगर आप छोड़ दें तो ये 4d पूरा का पूरा
कॉफिशिएंट हो गया। इधर अगर आप नोटिस करें तो सी आ ही नहीं रहा, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि अगर किसी टर्म में वेरिएबल आ ही ना रहा उसको हम फिर कांस्टेंट ही ट्रीट करते हैं, तो ये पूरी टर्म ही एक तरह की कांस्टेंट ट्रीट हो गई। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब दूसरी बात देखें कि क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो इन तीनों टर्म में ना तो एक जैसा वेरिएबल या लेटर मौजूद है, तीनों के तीनों में नहीं है, और ना ही आप देखें इनमें जो कॉफिशिएंट्स के तौर पे नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 4 है, सी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप 1 ही कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 1 है। तो इन तीनों कॉफिशिएंट्स को आप कह सकते हैं कि इन तीनों कॉफिशिएंट्स का कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला कोई बड़ा नंबर 1 के अलावा मौजूद नहीं है, तो इनमें नंबर्स में भी कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन होता तो हम कॉमन यहाँ पे फाइंड कर लेते, उससे हमारा क्वेश्चन और भी आसान हो जाता। तो अब आपने थर्ड स्टेप ही करना है, और थर्ड स्टेप आप जानते हैं कि जो आपके पास सबसे पहली टर्म लिखी हुई है उसमें जो आपके वेरिएबल का कॉफिशिएंट है uk 1 है, उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है इस लास्ट में लिखी हुई टर्म के साथ जिसको हम एज अ कॉन्स्टेंट ही ट्रीट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपने 1 को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, -21d² के साथ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -21d² और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करवाना आता है, ये +1 है, ये -21d² है, तो 1 और 21 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पहले देखेंगे, ये प्लस का है वो माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 21 1 टाइम्स होता है 21 और ये d² साथ वैसे ही आ जाएगा, तो आपको एक टर्म मिल गई 21d²। अब आपने फोर्थ स्टेप करना है। अब फोर्थ स्टेप पे आपको दो टर्म्स ऐसी चाहिए होंगी जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ये थर्ड स्टेप वाली टर्म मिले, यानी -21d² मिले, और इन्हीं दो टर्म्स को जब आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म है आपकी -4cd, जिसमें से आप वेरिएबल को डिलीट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, वेरिएबल c माना हुआ है, c को इग्नोर कर दें, बाकी चीज़ को लिख दें, यानी -4d। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -4d। अब आप वो कैसे वो दो टर्म्स ढूंढेंगे, आप पहले इन नंबर्स के लिहाज से सोचें। जैसे आप देखें यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, तो आप ऐसे दो नंबर्स पहले ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करके 21 आता हो। जैसे आप जानते हैं कि 7 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 21, तो हमने 21 तो पता लगा लिया। अब क्योंकि आपको d² चाहिए, तो d² तभी आ सकता है कि अगर आप 7 के साथ भी d लिख दें, 3 के साथ भी d लिख दें, क्योंकि d मल्टीप्लाई बाई d क्या बन जाएगा, d²। तो अगर आप 7d को 3d के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 21d² आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम रहता है माइनस का साइन नहीं आता, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव टर्म है। तो साइन का एरर रिमूव करने के लिए आपने देखना है कि आपके मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन था, तो मिड टर्म के पीछे नेगेटिव साइन है। तो इन दोनों टर्म में से जो सबसे बड़ी टर्म होगी आपने उसके पीछे माइनस का साइन लगा देना है, यानी वही साइन लगा देना है जो मिड टर्म के पीछे है। तो यहाँ पे 7d बड़ी टर्म है 3d से, तो आप इसके पीछे माइनस का साइन लगा दें इस तरीके से, और अब चेक करें कि क्या चीज़ें मैनेज हुई हैं कि नहीं। तो अगर आप -7d को एक पॉजिटिव टर्म यानी पॉजिटिव 3d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस बात है आंसर में नेगेटिव टर्म ही आएगी, यानी प्लस माइनस माइनस ही आएगा, और 7d मल्टीप्लाई बाय 3d 21d² ही होता है, यानी आपका ये वाला स्टेप तो क्लियर हो गया। अब आप ये देख लें कि क्या इन्हीं दो टर्म्स को ऐड करने के बाद -4d मिल जाएगा, तो बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आप -7d में ऐड कर दें पॉजिटिव 3d तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा, d साथ वैसे ही यानी 4d आएगा, और साइन बड़ी टर्म का आएगा यानी 7d का, तो नेगेटिव ही बनता है, तो यहाँ पे -4d बनेगा। यानी आपको दो टर्म्स ऐसी मिल गई जिनको मल्टीप्लाई करके -21d² भी आता है, और उन्हीं दो टर्म्स को ऐड करने से -4d भी आपके पास मिल जाता है। अब बस आपने इनको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पे पहली टर्म लिख लें c², इसके साथ 1 लिख लें, ना लिखें कोई इशू नहीं है। आगे आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे इस लास्ट स्टेप से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है -7d। तो देखिए -7d तो लिखेंगे, और जो वेरिएबल है जो आपके मिड टर्म में मौजूद होगा, जिसको आपने यहाँ पर वेरिएबल कंसिडर किया होगा, हमने c को कंसिडर किया है, वो भी आपने लाजमी यहाँ पे लिखना है, तो c भी लाजमी आएगा। तो ये हो गया -7cd। आगे है +3d, तो इधर भी ऐसे ही करेंगे, +3 वैसे ही वेरिएबल c था वो लिखेंगे, और d तो यहाँ पर वैसे ही आ रहा था तो वो भी साथ लिखेंगे। आगे माइनस का साइन, और लास्ट टर्म 21d² वैसे की वैसे ही। अब इनमें पेयर वाइज कॉमन निकालेंगे, इन दो में कॉमन निकालेंगे और इन दो में कॉमन निकालेंगे। इधर c² है और इधर c है, दोनों में सेम वेरिएबल c मौजूद है, लेकिन पार्ट्स का फर्क है, तो छोटी पार वाले वेरिएबल को कॉमन के तौर पे लिखा जाता है, तो c को हम यहाँ पर कॉमन के तौर पे लिखेंगे। आगे ब्रैकेट्स लगाएंगे, c² में से एक c बाहर आ गया तो एक c बचेगा, यानी c⁻1 यहाँ पर बच जाएगा। नेगेटिव का साइन, 7 बाहर कॉमन नहीं आया, इसको भी लिखना पड़ेगा। c बाहर कॉमन है, जो चीज़ सेम टू सेम बाहर कॉमन है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। d बाहर कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है उसको अंदर लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया c-7d। आगे प्लस का साइन, इन दो टर्म में अगर आप नोटिस करें तो 3 और 21 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। 3 और 21 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 मौजूद होता है, तो हम यहाँ पे 3 को कॉमन के तौर पे लिखेंगे। इसके अलावा देखें यहाँ पे d है, यहाँ पे d² है, तो इधर d के ऊपर पावर 1 है, तो छोटी पावर वाले वेरिएबल या लेटर को कॉमन के तौर पे लिखते हैं, तो यहाँ पे d भी कॉमन आएगा। आगे ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो 3 और d दोनों ही बाहर आ चुके हैं, इसको छोड़ दें, सिर्फ c बचेगा, तो आप यहाँ पे लिखें c।
साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर पॉजिटिव का साइन है तो नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा। 21 के लिए जो नंबर आपने बाहर कॉमन निकाला हुआ है उसका टेबल पढ़ें, तो 3 कॉमन निकाला हुआ है, 3 7 टाइम्स 21 होता है, यहाँ पे 7 लिखें। डी स्क्वायर का मतलब है एक डी बाहर मौजूद है तो 2 डी में से एक डी यहाँ पर भी बच जाएगा, वो आप यहाँ पे d⁻1 की फॉर्म में लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आपकी इन एक्सप्रेशन में सेम, इन ब्रैकेट्स में सेम एक्सप्रेशन आनी चाहिए जो कि आ रही हैं, तो जो सेम आपके पास इन ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन आ रही होंगी इनको आप एक दफ़ा लिखेंगे, यानी c - 7d एक दफ़ा, और इसके अलावा जो चीज़ बच जाएगी उनको भी ज्वाइन करके ब्रैकेट में एक दफ़ा लिख देंगे, यानी c + 3d को इस तरह एक दफ़ा लिख देंगे। इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि c + 3d को पहले लिख लें और c - 7d को बाद में लिख लें, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो देखें आपने अपनी एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। तो ये हमारा हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है 2h² + 7hk - 15k²। तो इसको भी फैक्टराइज करने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंशन्ड है कि नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी एक्सप्रेशन में कौन सा वेरिएबल मौजूद है, आपने किसको वेरिएबल यहाँ पर कहना है, क्योंकि यहाँ पर इशू ये आ रहे हैं कि इन तमाम पार्ट्स के अंदर इशू यही था कि आपके पास एक से ज़्यादा आपको लेटर्स या आप कह लें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के तौर पे चीज़ें मेंशन नज़र आ रही हैं। तो आपने यहाँ पे कंसीडर करना होगा कि आप किसको वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे कंसीडर करेंगे, उसी के लिहाज से आपकी एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पर एच भी हैं, के भी हैं, एच के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है, के पे भी स्क्वायर आ रहा है, तो आपको एच और के में से किसी एक को एज अ वेरिएबल ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आप एच को वेरिएबल मानेंगे तो एच स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी होनी चाहिए, अगर आप k को यहाँ पे वेरिएबल के तौर पर ट्रीट करेंगे तो k² वाली टर्म पहले लिखी होनी चाहिए। तो आसानी यही है कि उन्होंने, आप देखें क्वेश्चन में पहले से ही h² वाली टर्म लिखी हुई है, तो आप h को ही वेरिएबल के तौर पर ट्रीट कर लें। तो अगर आप h को वेरिएबल मानते हैं तो h² वाली टर्म पहले मेंशन होनी चाहिए, और वो पहले ही यहाँ पर मेंशन है। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 2h², इसमें h के ऊपर पावर 2 आ रही है। तो आप जिसको वेरिएबल मानेंगे तो उसकी h² वाली टर्म पहले होगी, जैसे h को वेरिएबल माना तो उसके बाद उससे छोटी पावर वाली टर्म जो है वो वाली मौजूद होनी चाहिए, यानी ऐसी टर्म मौजूद होनी चाहिए जिसमें उसी वेरिएबल के ऊपर उससे छोटी पावर आ रही हो सेकंड नंबर के ऊपर। जैसे देखें यहाँ पे h² आ रहा है, तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है 7hk, इसमें देखें इस h के ऊपर 1 आ रहा है, 1 2 से छोटा होता है। और बिल्कुल लास्ट में ऐसी आपके पास टर्म होनी चाहिए जिसमें वो वेरिएबल हो ही ना, यानी h अगर वेरिएबल माना है तो इसमें होना ही नहीं चाहिए। तो देखें 15k² में कहीं पे भी h नहीं लिखा हुआ, तो ऐसी टर्म जिसमें आपका वेरिएबल नहीं होगा वो फिर कांस्टेंट मानी जाएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहते ही इसको हैं कि वो वेरिएबल जिसमें सबसे बड़ी पावर है वो पहले हो, उससे छोटी पावर दूसरी टर्म में हो, और एंड पे एक ऐसी टर्म मेंशन हो जिसमें वो वेरिएबल हो ही ना, यानी वो कांस्टेंट हो। तो इधर आपने h को वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो h वेरिएबल के लिहाज से ये एक्सप्रेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंशन्ड है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का यहाँ पे कोई इशू नहीं रहा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो इन तीनों टर्म्स में अगर आप देखें सेम वेरिएबल या लेटर मौजूद नहीं है, तो वेरिएबल्स के लिहाज से या लेटर्स के लिहाज से आप कह लें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप उनके कॉफिशेंट्स को देखें, यहाँ पे 2 कॉफिशेंट के तौर पे मौजूद है, यहाँ पे 7 मौजूद है, और ये पूरी टर्म तो कांस्टेंट ही है। इसको आप इसका ये नंबर को कंसीडर कर लें, 15 देख लें, तो ये 2, 7 और 15 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। इसका मतलब इनमें इन कॉफिशेंट्स को देखा जाए तो इनका भी कुछ कॉमन मौजूद नहीं है। तो अब आपको थर्ड स्टेप ही करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप करने के लिए जो आपकी सबसे पहली टर्म लिखी हुई है उसमें जो वेरिएबल का कॉफिशिएंट है यानी 2, उसको लास्ट में लिखी हुई टर्म जो कि आपकी कांस्टेंट टर्म के तौर पे कंसीडर की जा रही है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, जो कि है -15k²। तो आप 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -15k² के साथ। तो अब आप सॉल्व कर लें इसको, तो ये 2 पॉजिटिव है, 15 नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। 2 15 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 30, और ये k² साथ वैसे ही आ जाएगा, तो ये आ गया -30k²। तो अब हमारा थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में आपने 2 ऐसी टर्म्स ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करके ये -30k² ही आए, और इन्हीं 2 टर्म्स को जब आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म है +7hk, इसमें से वेरिएबल को डिलीट कर दें, वेरिएबल h है तो सिर्फ 7k कंसीडर करेंगे, तो +7k आपके पास मिलनी चाहिए। तो ये अब आपने 2 टर्म्स ऐसी ढूंढनी है। तो आप नोटिस करें ये जो -30k² लिखा हुआ है इसमें 30 आ रहा है। पहले आप 2 नंबर्स ऐसे ढूंढ लें जिनको मल्टीप्लाई करके 30 मिल सकता हो और उन्हीं 2 टर्म्स को ऐड करके 7 मिल सकता हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगी कि आप 10 को और 3 को चूज़ करें, क्योंकि 10 3 टाइम्स 30 भी होता है, और 10 में से अगर आप 3 को माइनस करेंगे तो 7 भी बन सकता है। तो हम 10 और 3 को यहाँ पे एज अ चॉइस अभी यूज़ कर रहे हैं, अभी इसको हम थोड़ा सा चेंज भी करेंगे। तो देखिए अगर 10 और 3 टाइम्स 30 होता है तो हमें तो k² भी साथ चाहिए, तो k² लाने के लिए 10 के साथ भी k लगा दें और 3 के साथ भी k लगा दें, ताकि k × k क्या बन सके, k² बने।
तो अब सिर्फ एक प्रॉब्लम ये रह गई हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव 30k² आना चाहिए, जबकि 10k और 3k मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव 30k² नहीं बल्कि पॉजिटिव 30k² देते हैं। और यही इशू नीचे भी आ रहा है कि 10k में 3k प्लस करने से 13 बनेगा, जबकि हमें 7 चाहिए, तो यानी 10k में से 3k को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए तब जाके 7 बनेगा। तो यानी कोई साइन के इश्यूज यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं। तो हमें इस साइन के इशू को मैनेज करने के लिए पहले देखना है कि मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है। इधर मिड टर्म के पीछे प्लस का साइन है, तो आपकी इन दोनों टर्म में से जो बड़ी टर्म है उसके पीछे प्लस का साइन होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 10k के पीछे पहले से ही प्लस का साइन है, तो इस साइन को यहाँ पे लगाने से या इसके साइन के यहाँ पर होने से भी हमें पता है हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अभी भी पॉजिटिव 10k मल्टीप्लाई बाय 3k पॉजिटिव 30k² ही रहेगा, नेगेटिव 30k² नहीं हो सकता। तो जब आपका ये साइन मैनेज करने के बावजूद भी यहाँ पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो, तो आपने जो दूसरी टर्म है उसका साइन चेंज कर देना है, यानी बड़ी टर्म के अलावा जो दूसरी टर्म है यानी 3k, इसका साइन चेंज करके देखना है। तो अगर आप यहाँ पे 3k पॉजिटिव है इसको नेगेटिव बना दें और अब चीज़ों को चेक करें, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 10k मल्टीप्लाई बाय 3k कितना हो जाएगा, 30k²। यानी अब सिर्फ 3k के साथ नेगेटिव साइन लगाने से 10k मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 3k नेगेटिव 30k² बन जाता है। अब आपने बस यही देखना है कि क्या इन दो टर्म्स को ऐड करके 7k बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा। अगर आप देखें ये 10k वैसे ही लिखूँ, प्लस का साइन तो बीच में वैसे ही लगाया हुआ, और आगे लिख दूँ नेगेटिव 3k। तो जब मैं इनको सॉल्व करूँगा ये हो जाएगा 10k प्लस माइनस माइनस यानी 10k माइनस 3k, तो 10 माइनस 3 कितना होता है, वो होता है 7 के साथ वैसे यानी 7k आएगा, और साइन बड़ी टर्म का आएगा यानी 10 का, तो उसके पीछे प्लस है तो प्लस 7k। यानी हमें दो टर्म्स मिल गई, एक है 10k और एक है माइनस 3k, जिनको मल्टीप्लाई करके नेगेटिव 30k² आता है और जिनको ऐड करके पॉजिटिव 7k आता है। अब हमने यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे 2h² पहले का वैसे वैसे ही आएगा, पहली टर्म वैसे की वैसी। आगे आप यहाँ से लिखेंगे, ये पॉजिटिव 10k है तो आप लिखेंगे पॉजिटिव 10k, और इसमें हमेशा वो वेरिएबल लिखना है जिसको आपने वेरिएबल कंसीडर किया था। आपकी एक्सप्रेशन में एज को आप एज अ वेरिएबल कंसीडर कर रहे थे, तो एज आपने साथ यहाँ पर खुद से लिखना है, तो ये हो जाएगा प्लस 10h k। अगली आपकी टर्म थी नेगेटिव 3k, तो इधर भी आप लिखेंगे नेगेटिव 3, वेरिएबल आपका एज था वो वैसे ही, और साथ k वैसे का वैसे ही, और लास्ट टर्म आपकी आ जाएगी 15k²। अब आप इनको पेयर वाइज फैक्टराइज करेंगे। पहले आप इन दो टर्म में देखें क्या कॉमन है, इधर 2 और 10 लिखा हुआ है, 2 और 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 होता है, तो 2 यहाँ पर कॉमन आएगा। इसके अलावा देखें यहाँ पर h² है, यहाँ पर h है, तो दोनों में h आ रहा है, तो जो छोटी पार होती है जिस टर्म के ऊपर या जिस वेरिएबल के ऊपर, उसी को आप कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो h² और h में h⁻1 में से h⁻1 कॉमन आएगा। आगे ब्रैकेट क्लोज, 2 बाहर आ चुका है इसको नहीं लिखेंगे, h² को आप इस तरह कंसिडर करिएगा कि 2 दफ़ा h था, एक बाहर है तो एक इनसाइड होना चाहिए, तो ये h⁻1 इनसाइड आ गया। प्लस का साइन वैसे ही, 2 के लिए 2 का टेबल पढ़ें, 10 कितना आता है, कितने टाइम्स आता है, 2 5 टाइम्स आता है, यहाँ पे 5 लिखेंगे। ये वाला h बाहर आ चुका है इसको नहीं लिखेंगे, k नहीं आया इसको लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आगे नेगेटिव का साइन, इधर 3h k में और नेगेटिव 15k² में आप 3 और 15 को देखें तो इनमें कॉमन आता है। 3 सबसे बड़ा नंबर है जो 3 और 15 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो 3 कॉमन आएगा। इधर भी k आ रहा है, इधर k² आ रहा है, तो k⁻1 को हम कॉमन लिखेंगे, उस लेटर को जिस पे छोटी पार होती है उसको कॉमन के तौर पे लिखते हैं ऐसे सिनेरियो में। आगे ब्रैकेट क्लोज, 3h k में से 3 और k बाहर आ चुके हैं, सिर्फ h बचा है तो h लिखेंगे। बाहर क्योंकि माइनस का साइन है, ब्रैकेट्स आप लगा रहे हैं तो इसलिए साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 15 के लिए 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, बाहर 3 कॉमन है, 3 5 टाइम्स 15 होता है, यहाँ पे 5 आएगा। k² में से एक k बाहर है तो एक k लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया h+5k। तो जो ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशंस हैं वो सेम होनी चाहिए, वो सेम ही है, तो इन सेम एक्सप्रेशंस को हमेशा एक दफ़ा लिखेंगे, यानी h+5k को आप एक दफ़ा लिखेंगे, और इन ब्रैकेट्स के बाहर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको भी हम मिलाकर एक दफ़ा लिखेंगे, यानी यहाँ पे 2h और यहाँ पे -3k हैं, इनको भी ज्वाइन करके इस तरह ब्रैकेट्स में एक दफ़ा लिखेंगे। ये हमने इनको फैक्टराइज कर दिया। आप इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2h - 3k को पहले लिख लें और h+5k को बाद में लिख लें, ये आंसर भी ठीक है। तो देखिए हमने अपनी एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। तो ये हो गया सी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है वो है 3m² - 16mn - 12n²। तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है ये हमारा लास्ट पार्ट में जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है, और अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो इसके लिए भी वही तमाम चीज़ें देखेंगे जो आपको पिछले पार्ट में समझा चुका हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। उसके लिए आपको पहले वेरिएबल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किसको वेरिएबल मान रहे हैं। यहाँ पे m भी मैंशनड है, n भी मैंशनड है, m पे भी स्क्वायर मैंशनड है, n पे भी स्क्वायर मैंशनड है। तो अगर हम m को वेरिएबल मानेंगे तो m स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें पहले ही m स्क्वायर वाली टर्म पहले ही लिखी हुई है। तो अगर आप n को मानते हैं तो n स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिखा
लिखा होना चाहिए था। तो अगर वो ना लिखी होती यहाँ पे तो आपको ये n स्क्वायर वाली टर्म को यहाँ पर खुद से पहले मैनेज करना पड़ता, पहले लिखना पड़ता, इस तरीके से आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक होती। तो अगर आपने m को वेरिएबल मान लिया है तो m स्क्वायर वाली टर्म पहले होनी चाहिए, उसके बाद वाली टर्म में m के ऊपर पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखें बाद वाली टर्म में m के ऊपर पावर 1 है, और आखिरी टर्म ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो वेरिएबल आ ही ना रहा हो, यानी m को वेरिएबल माना है वो आ ही ना रहा हो। तो देखिए आखिरी वाली टर्म में m वेरिएबल आ ही नहीं रहा, यानी ये आपके पास कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होगी, तो ये इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो बड़ी पार्ट्स वाली टर्म पहले वेरिएबल की, उसके बाद उससे छोटी, और एंड पे ऐसी टर्म जिसमें वो वेरिएबल मौजूद ही ना हो, यानी कांस्टेंट टर्म। तो m को हमने यहाँ पे वेरिएबल माना है, m के लिहाज से ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनती है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। आगे आप देखना है कि इनमें क्या कुछ कॉमन तो नहीं, तो आप देखें इन तीनों टर्म्स में कोई भी सेम वेरिएबल लेटर नहीं आ रहा, और इधर जो कोफिशिएंट्स के तौर पे नंबर्स मेंशन्ड है, जैसे यहाँ पे 3 मेंशन्ड है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 12 है, इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला कोई भी नंबर 1 के अलावा मौजूद नहीं है। इसका मतलब इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। अब थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप में जो पहली टर्म का कोफिशिएंट है यानी m स्क्वायर के जो साथ यहाँ पे लिखा हुआ जो कि 3 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में लिखी हुई टर्म के साथ जिसको हमने कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट किया होगा। तो आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव 12n स्क्वायर के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 12n स्क्वायर। तो ये 3 पॉजिटिव है, 12 नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 12 टाइम्स आपको पता है क्या हो जाएगा 36, और साथ n स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया, तो आपके पास यहाँ पे एक टर्म आ जाएगी नेगेटिव 36n स्क्वायर। अब आपने फोर्थ स्टेप में जाना है। फोर्थ स्टेप में आपने दो टर्म्स ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करके यही नेगेटिव 36n स्क्वायर आए, और उन्हीं दो टर्म्स को जब आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म है नेगेटिव 16mn। इसमें से आपने वेरिएबल को डिलीट कर देना है, यानी आपने m को वेरिएबल मानना है, m को छोड़ दें, बाकी चीज़ को लिख लें, यानी नेगेटिव 16n आपको मिलना यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अब ये आप कैसे वो दो नंबर्स ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास यहाँ पे नेगेटिव 36n स्क्वायर आता हो, या वो दो टर्म्स जिनको मल्टीप्लाई करके नेगेटिव 36n स्क्वायर आता हो, और उन्हीं दो टर्म्स को ऐड करके -16, m को हमने डिलीट कर दिया था, n यहाँ पर रहता है, यानी -16n आता हो। तो ये हमने चीज़ों को यहाँ पर अब देख। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पहले 36 ढूंढते हैं, यानी वो दो नंबर्स ढूंढते हैं जिनको 36 जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आता हो। तो अगर आप नोटिस करें 218 टाइम्स 36 होता है, तो हम 18 को पहले लिख लेते हैं और 2 को बाद में लिख लेते हैं। आप इनको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं। तो 36 तो हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पे n स्क्वायर भी चाहिए, तो मैं दोनों के साथ n भी लिख देता हूँ, इधर भी n लिख देता हूँ, ठीक है, और इधर भी n लिख देता हूँ, क्योंकि n मल्टीप्लाई बाय n कितना हो जाएगा n स्क्वायर। तो देखें 18n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36n स्क्वायर तो आ ही जाएगा। अब सिर्फ साइन का इशू रह गया। उसके लिए आप देखिए कि आपके मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है, मिड टर्म के पीछे नेगेटिव है, तो जो आपके पास बड़ी टर्म होगी उसके पीछे भी वही साइन लगा देंगे जो मिड टर्म के पीछे होगा। मिड टर्म के पीछे नेगेटिव है तो इधर 18n बड़ा बनता है 2n से, तो 18n के पीछे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन। और आप दोबारा से चेक करेंगे तो नेगेटिव 18n को अगर अब आप 2n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 18n मल्टीप्लाई बाय 2n 36n स्क्वायर ही बनेगा, यानी ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब आपने देखना है कि क्या इन्हीं दो टर्म्स को ऐड करने से क्या हमें -16n मिलेगा कि नहीं। तो अगर -18n में ऐड कर दें 2n तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, 18 - 2 16 होगा, n साथ वैसे ही आएगा और साइन बड़ी टर्म का आएगा, यानी 18n का, उसके पीछे माइनस है तो माइनस आएगा, यानी आपको 16n भी मिल जाएगा। यानी आपने एक तरह की मिड टर्म ब्रेक यहाँ पर कर ली, वो टर्म्स ढूंढ ली। अब जस्ट आपने उनको यहाँ पर लिखना है, तो 3m स्क्वायर पहली टर्म वैसे की वैसी यहाँ से लिखेंगे, ये लिखा हुआ -18n, तो -18 लिखेंगे। इसमें वेरिएबल खुद से ऐड करेंगे, वेरिएबल आपने m माना हुआ था, इधर m लिखा हुआ है तो m खुद से लिखेंगे, और उसके बाद ये वाला जो n आ रहा है इसको लिख देंगे, तो ये हो गया -18mn। आगे आपने दूसरी टर्म ढूंढी थी +2n, तो आप +2 वैसे लिखेंगे, इसमें भी ये वेरिएबल खुद से ऐड करेंगे m, और यहाँ पर n साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो याद रखें जो भी मिड टर्म के साथ यहाँ पे चीज़ मेंशन होगी वेरिएबल या लेटर की फॉर्म में, वो हमेशा यहाँ पर आनी ही आनी है। और एट दी एंड आखिरी टर्म जो है वो नेगेटिव 12n स्क्वायर है, वो वैसे की वैसी आ जाएगी। अब आप पेयर वाइज कॉमन निकालेंगे इन दो में और इन दो में। 3 और 18 में आपको पता है 3 कॉमन है, सबसे बड़ा नंबर 3 है जो 3 और 18 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। m स्क्वायर और m में आपके पास m⁻1 कॉमन आएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो 3 बाहर आ चुका है, इसको नहीं लिखेंगे। m स्क्वायर का मतलब था एक तरह का 2 दफ़ा m लिखा हुआ था, एक m बाहर है तो एक ही m बचेगा, तो अंदर एक m आएगा, माइनस का साइन। 18 के लिए आपने 3 कॉमन निकाला हुआ, 3 का टेबल पढ़ें, 3 6 टाइम्स 18 होता है तो 6 आएगा। m सेम टू सेम बाहर मौजूद है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। n नहीं है बाहर मौजूद, जो नहीं है बाहर मौजूद उसको लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 6n और ब्रैकेट क्लोज। आगे प्लस का साइन, इधर 2mn और -12n स्क्वायर में से 2 और 12 को देखें तो 2 और 12 में 2 कॉमन है, 2 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। mn और n स्क्वायर में n कॉमन है, क्योंकि इधर n है, n की पार्ट 2 है, छोटी पार वाला लेटर या वेरिएबल कॉमन लिखते हैं ऐसे सिनेरियो में, तो n बाहर कॉमन आ जाएगा। तो 2mn में से 2 बाहर है, n भी बाहर है, सिर्फ m बचेगा।
माइनस का साइन 12 के लिए 2 का टेबल पढ़ें, क्योंकि 2 कॉमन लिखा हुआ है, 2 6 टाइम्स 12 होता है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। एन स्क्वायर में से एक एन बाहर है, एक एन अंदर लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा m माइनस 6n। तो ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन सेम आ रही है इनको एक दफ़ा लिखेंगे, यानी m माइनस 6n को एक दफ़ा लिखेंगे, और जो चीज़ें बाहर लिखी हुई हैं यहाँ पर इनको भी ज्वाइन करके ब्रैकेट्स में लिख देंगे, यानी 3m प्लस 2n। तो ये आपने फैक्टराइज कर दिया अपनी एक्सप्रेशन को। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3m प्लस 2n को पहले लिख दें, ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है, और m माइनस 6n को बाद में लिख दें, तो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक माना जाएगा। तो आपने अपनी एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। तो होप सो आपको ये तमाम का तमाम मेथड समझ आया होगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग ज़रूर लगे, लेकिन आप 1 से 2 दफ़ा वीडियो को देखेंगे या 1 से 2 दफ़ा इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तो इवेंचुअली आप इन चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे तमाम पार्ट्स फिनिश हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।